Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Stargate Education. दोस्तों ये वीडियो होने वाली है हिस्ट्री डोमेन चैप्टर नंबर 3 दैट इज किंगशिप कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर में आप लोग मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि सीवीटी डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, तो आई होप इस बार भी क्वेश्चन आए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बोर्ड के प्रेशर आप लोगों के ऊपर है, मुझे पता है। बट जो चैप्टर्स आप इस समय बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़िए कि वो सीयूटी में भी आपके काम आए, डोमेन में आपके काम आए। बोर्ड को बहुत ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पे 45% मार्क्स भी आते हैं तो भी सीयूटी देना है, 90% मार्क्स भी आते हैं तो भी सीयूटी देना है, 99 भी आते हैं तो भी सीयूटी देना है। और अगर सीयूटी में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ड्रीम कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। बोर्ड परसेंटेज पर कुछ डिपेंड नहीं करता, आपके कॉलेजेस आपके सीयूटी स्कोर पर डिपेंड करता है। एंड इफ यू हैव सीरियसली नॉट थॉट अबाउट इट कि कौन से कोर्स को ज्वाइन करें, किधर जाए, you guys can make Stargate Education the part of your success. We ensure here कि आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस मिले। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारा हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा रिजल्ट बोलता है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर बच्चे के यहाँ पर 100% परसेंटाइल आ सकते हैं अगर आप चैप्टर को थॉरली एक बार मेरे साथ पढ़ लें, प्रोवाइडेड आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द बेल आइकॉन। तो दोस्तों ये चैप्टर है टेक्सुअल ट्रेडिशंस के ऊपर। यहाँ पर हम महाभारत, डिडेक्टिक, नरेटिव, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैरिजेस के क्या रूल्स होते थे, मैरिजेस कितनी टाइप की होती थी, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो अब टेक्सुअल ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा चैप्टर बोलता है कि हिस्टोरियंस को ये लगता है कि टेक्सुअल ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए। आपका टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि अगर मैं महाभारत को पढ़ता हूं, तो मैं महाभारत को पढ़ने के बाद महाभारत के समय की सोसाइटी कैसी थी, महाभारत के टाइम की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इसको समझ सकता हूं ना मैं। तो बिल्कुल हिस्टोरियंस को लगता है कि टेक्सुअल ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत एक कोलोसल एपिक है, एक ह्यूज एपिक है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा आपको वर्सेस देखने को मिलेंगी। और ये 1 लाख वर्सेस जो है ये महाभारत के समय में बहुत सी सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस को डिपिक्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि महाभारत एक दिन में, एक साल में लिख दी गई है। हमारा चैप्टर बोलता है कि महाभारत जो ये एपिक है, इट वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स। तकरीबन 1000 साल लग गए थे महाभारत जैसे एपिक को कंपोज करने के लिए। तो ये जो मॉडर्न शेप में महाभारत आज आपको मिलती है, ये प्रिपेयर किसने करी है? तो हमारे पास एक इंडियन संस्कृत स्कॉलर है जिनका नाम है वीएस सुक्थांकर। वीएस सुक्थांकर जी ने ये इनिशिएटिव लिया 1919 में कि महाभारत को ये कंपाइल करेंगे, महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को ये प्रिपेयर करेंगे ताकि लोग महाभारत को पढ़ सके। और आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, 1919 में सर ने ये जो वो प्रोसेस है ये स्टार्ट किया। और 1919 से सर को 47 साल लग गए, तकरीबन 47 साल। तो अगर मैं 1919 में 47 ऐड करता हूं तो 1966 में जाकर महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार हो पाया। मतलब 47 ईयर्स लग गए वीएस सुक्थांकर जी को महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने के लिए। क्रिटिकल एडिशन का मतलब स्टोरीज को ढूंढना। 1000 सालों से एपिक लिखा जा रहा है यार, तो चीजों को जोड़ना, ढूंढना, उसको अरेंज करना, ये कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं होगी ना। जो लोगों ने 1000 साल में लिखा है उसको आप एक साल में कैसे कंपाइल कर देंगे? सर को 47 ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर लेके चलता है कि किनशिप और मैरिज क्या है। भाई जनरली हम सबको पता है कि फैमिली जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों का। मतलब फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल। और हम फैमिलीज के लिए जनरली जो वर्ड यूज करते हैं वो किनफोक होता है। किनफोक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ के चलिएगा। किनफोक का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जितने लोग आते हैं उन सभी लोगों का बिलीफ एक है, उन सभी लोगों का रिलीजन एक है, या मान के चलो कास्ट एक है। तो किनफोक जनरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर हिंदू है तो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव सब हिंदू ही होंगे ना। तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज किनफोक। और अगर हम इंडिया में एंशियंट टाइम्स में बात करते हैं
तो महाभारत की स्टोरी में एक बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रीडोमिनेंट दिखता है। दैट आइडिया इज द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी। नाउ व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी विच इज वेरी मच इनहेरेंट, वेरी मच, मैं ये बोलूंगा कि वेरी मच पोर्ट्रेड इन महाभारत। तो महाभारत एक्चुअली में एक स्टोरी है इसी किनशिप रिलेशंस के चेंज होने की स्टोरी, कि किस तरीके से किस ईयर में ये किनशिप रिलेशंस चेंज हुए। तो महाभारत एक्चुअली में एक स्टोरी है जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स के ऊपर, केवल एक पीस ऑफ लैंड के डिस्प्यूट के ऊपर, उसकी उसके ऊपर पावर कौन, मतलब उसके ऊपर रूल कौन करेगा, जो आपके घरों में भी होता है, प्रॉपर्टी विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो महाभारत एक प्रॉपर्टी के ऊपर डेवलप होने वाला डिस्प्यूट है, जिसमें दो ग्रुप्स ऑफ कजन, मतलब एक ही किनफोक के लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक ही किनफोक मतलब एक ही फैमिली में दो ग्रुप्स ऑफ कजन आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें जो वन साइड में आपको पांच पांडवास दिखेंगे और दूसरी साइड में कौरवास दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक ही किनफोक को बिलोंग करते हैं, एक ही रिलीजन है इनका, एक ही बिलीफ सिस्टम है इनका, तो एक ही फैमिली है इनकी। एक ही फैमिली की दो कजन के ग्रुप आपस में लड़ते हैं कि कौन रूल करेगा इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, और ये पीस ऑफ लैंड यहाँ पे हस्तिनापुर है। यहां तक समझ में आता है? तो ये दोनों ही कजन ग्रुप जो है ये सिंगल रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इन दोनों की फैमिली का नाम है कुरु। तो कुरु को ये बिलोंग करते हैं, और ये सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की। तो सेंट्रल स्टोरी जो है महाभारत की, वो कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ पेक्ट्रिलिनी को बहुत वैल्यूएबल मानता है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो कजन्स लड़ रहे हैं। यहां पर आप लोगों को लड़कियां लड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। तो पेक्ट्रिलिनी का मतलब क्या होता है? जहां पर पावर जो है वो एक जो मेल मेंबर के हाथों में होती है, जहां पर आपकी फैमिली मेल से डिराइव होती है, जहां पर बेटों को बहुत ज्यादा जो वो है पावर या रिसोर्सेज दिए जाते हैं। एक ऐसी फैमिली जहां पर बेटों का ही हक होता है पिता या दादाजी की प्रॉपर्टी के ऊपर, ऐसी आइडियोलॉजी की फैमिली को आप लोग पेट्रीलीनियल फैमिली या पेट्रीलीनियल आइडियोलॉजी कहते हैं। और पेट्रीलिनी ऋग्वेद के कई सारे मंत्रों में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आज ही देख लो ना, इंडिया की सोसाइटी आज भी पेट्रीलिनियल ही तो है। आपके जो भी नाम है, आपको पता है आपके नाम आपके गोत्र से डिराइव होते हैं, और आपका गोत्र आपकी मदर से नहीं, आपके फादर से आता है। जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई होगी ना, तब आपकी मदर ने गोत्र चेंज किया था, और उन्होंने अपने फादर के गोत्र को अडॉप्ट किया था, क्योंकि एक गोत्र के दो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। हमारा रूल ऑफ मैरिज ये बोलता है कि एक गोत्र के दो लोग आपस में भाई बहन होते हैं, तो दे कैन नॉट मैरी विद ईच अदर। हाँ, एक किनफोक में कई सारे गोत्र आपको नजर आ जाते हैं। मैंने बोला एक ग्रुप ऑफ रिलेटिव में आपको कई सारे गोत्र नजर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में कोई शर्मा होंगे, कोई भारद्वाज होंगे, कोई मिश्रा होंगे, कोई क्या कहते हैं इसको अपना, ये गोस्वामी होंगे। तो आप सबके गोत्र अलग अलग हो सकते हैं, बट आपका किनफोक तो एक ही है ना। बट यहां पर वो ये बोल रहा है कि अगर कोई दो लोग आपस में सेम गोत्र शेयर करते हैं तो दे कैन नॉट मैरी विद ईच अदर, क्योंकि रूल्स ऑफ मैरिज ये बोलता है कि एक गोत्र के दो लोग आपस में भाई बहन होते हैं। तो मैरिज के रूल्स क्या थे? पहला, सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पैट्रीलिनियल फैमिली है, मेल मेंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। डॉटर को कहा जाता था कि सर, मैम, आपका आपके फादर के ऊपर, आपका कोई आपके ग्रैंडफादर के रिसोर्सेज के ऊपर आपका कोई क्लेम नहीं है, आपका कोई राइट नहीं है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर शादी के समय आपको कुछ दिया गया है, जिसको स्त्री धन कहते हैं, तो शादी के समय अगर आपको कुछ दिया गया है, मतलब मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, वो गिफ्ट्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है, केवल उन गिफ्ट्स के ऊपर। फैमिली प्रॉपर्टी में आपका कोई हिस्सा नहीं बनता, फैमिली रिसोर्सेज आप क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो जनरली इंडिया का मैरिज लॉ ये बोलता है कि डॉटर्स की शादी जो है ये आउटसाइड द किन होनी चाहिए, आउटसाइड द किन, विच इज डिजायरेबल। और अगर आपकी शादी आउटसाइड द किन हो रही है, तो ऐसी शादियों को एक्सोगेमी कहा जाता था। बट ऐसा नहीं है कि शादियां विद इन द किन नहीं होती हैं। अगर शादियां विद इन द किन हो रही है, मतलब अगर आप अपने किंगफोक से बाहर शादी कर रहे हैं, तो वैसे तो वो डिजायरेबल है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका चैप्टर मना कर रहा है कि आप अपने किंगफोक पे किसी से शादी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बेटी की शादी अपने किंगफोक से बाहर करते हैं, तो ऐसी शादियों को एक्सोगेमी कहते हैं। और अगर आप विद इन द किंगफोक करते हैं,
तो ऐसी शादियों को आप लोग एंडोगेमी कहते हैं। तो यहां पर जनरली कहा जाता है कि वो गर्ल्स, वो महिलाएं जो हायर कास्ट को बिलोंग करती थी, यूजुअली उनकी फैमिली उनकी शादी सही मतलब समय पर करवा देती थी, उनके उनके समय से। या जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज जो अपने आप को मानते हैं, वो जनरली अपनी बेटियों की शादी जल्दी करवा देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही जो गर्ल है वो अपना प्यूबर्टी अटेन करती है, तो उसकी शादी अपना कर दी, मतलब उसकी शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉटर्स के ऊपर कोई एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं उस समय। डॉटर्स को ना तो आप रिसोर्सेज दे रहे हैं, डॉटर्स को ना आप पावर दे रहे हैं, तो क्या ही करेंगे आप। तो ऐसे में पूरी फैमिली पेट्रिलिनियन है। यहाँ पर मदर्स को, विमेन को, गर्ल्स को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जा रही है। तो ऐसे में मेल मेंबर्स को ये लगता था कि जैसे ही उनकी बेटी प्यूबर्टी एज को अटेन करती है, तो प्यूबर्टी एज को अटेन करने के बाद सही टाइम पर सही इंसान से उसकी शादी हो जानी चाहिए। और ये सारी की सारे लॉज लिखे कहाँ है सर? बेटा 500 बीसी में ये सारे के सारे लॉ संस्कृत भाषा में जिस टेक्स्ट में लिखे गए हैं, उन टेक्स्ट को आज आप धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र कहते हैं। और इन्हीं धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, विच इज कॉल्ड मनुस्मृति। तो आइए बात करते हैं इंडिया में मैरिजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। वैसे तो इंडिया में 8 तरीके की शादियां होती हैं, मीन्स देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। बट हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो क्लास है, ये हमको 4 तरीके की मैरिजेस पढ़ा रहा है। सबसे पहला एंडोगेमी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंडोगेमी का मतलब होता है जब आप अपनी ही यूनिट में शादी करते हैं किसी के साथ, मतलब अपनी ही कास्ट में, अपने ही किन में आप शादी कर दे, तो इसको एंडोगेमी कहते हैं। आज की डेट में एंडोगेमी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप लोग। एक्सोगेमी क्या होता है? एक्सोगेमी का मतलब जब आप आउटसाइड द कास्ट, आउटसाइड द किन किसी और से शादी करें, इसको एक्सोगेमी कहा जाता है। उसके बाद दो चीजें और हैं यहाँ पर, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक मेल मेंबर कई सारी फीमेल से शादी कर सकता था, दिस इज कॉल्ड पॉलीगैमी। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक फीमेल कई सारे मेल्स के साथ शादी कर सकती है, मतलब एक विमेन के बहुत से हस्बैंड्स हो सकते हैं। ये पॉलीएंड्री है। यहाँ पर आप लोगों को पांडव दिखेंगे, क्योंकि उनकी पांचों पांडवों की एक बीवी, दैट इज द्रौपदी। और उसी तरीके से आप लोगों को पॉलीगेमी में एक हस्बैंड के सेवरल वाइफ्स दिखेंगे। और जो अभी मैं ऊपर बोल रहा था, ये गोत्र गोत्र वाला सिस्टम, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये हमारे चैप्टर में थर्ड टॉपिक है, दैट इज गोत्र ऑफ विमेन। कहा जाता है कि 1000 बीसी से ही जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत सारे गोत्रों में बांटना शुरू कर दिया था ब्राह्मणों ने। हर एक गोत्र का नाम एक वैदिक संत के नाम पर पड़ा हुआ है। हर एक गोत्र, जो भी आपका आज गोत्र होगा, आपके गोत्र का नाम किसी वैदिक टाइम में संत के नाम पर रखा गया है। और जैसे कि मैंने बोला कि एक गोत्र के सभी लोग आपस में एक दूसरे के डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के जनरली सिस्टर और ब्रदर होते हैं। तो यहां पर गोत्र के लिए दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ क्या? कि शादी के बाद महिला को, विमेन को, अपने फादर के गोत्र को छोड़कर अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेना होता है। तो धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र में एक लॉ मैरिज का और मिल गया आप लोगों को, कि आफ्टर मैरिज द विमेन विल हैव टू गिव अप द गोत्र ऑफ देयर फादर एंड दे विल हैव टू अडॉप्ट द गोत्र ऑफ हर हस्बैंड। और सेकेंड चीज जो यहाँ पर धर्म सूत्रों में लिखी गई है, कि सेम गोत्र के दो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि सेम गोत्र के दो लोग आपस में भाई बहन होते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ज्यादा सर यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं ये लोग। ज्यादा इंडिया में जो मदर है, जो गर्ल चाइल्ड है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल कहाँ रही थी। बट फिर भी हमारे चैप्टर में एक डायनेस्टी है जिसने साउथ इंडिया में कभी रूल किया था। और साउथ इंडिया की ये डायनेस्टी का नाम है सातवाहनास। सातवाहनास के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये मेट्रोनिमिक्स के लिए जाने जाते हैं। सातवाहनास आर नोन फॉर मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स का मतलब क्या है? जनरली आप लोगों के नाम गोत्रों पर रखे जाते हैं, और गोत्र आपके फादर वाला गोत्र होता है, आपकी मदर का कोई गोत्र नहीं है। क्योंकि शादी के बाद तो आपकी मदर ने फादर के गोत्र को छोड़ा अपने, और अपने हस्बैंड के गोत्र को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। बट सातवाहना रूलर्स बहुत अलग थे, उनकी सोच बहुत अलग थी। सातवाहना रूलर्स जो थे वो ये कहते थे कि हम अपने नाम जो है वो अपनी मदर से डिराइव करेंगे। और दोस्तों, जब आपके नाम आपकी मदर से डिराइव होते हैं, इस चीज को मेट्रोनिमिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे यहां पर आ जाता है
कास्ट क्या होती है? तो सब मतलब सोशल डिफरेंसेस के ऊपर अब आपका एक टॉपिक आ गया। तो सोशल डिफरेंसेस में जो कास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सोशल कैटेगरीज इन रैंक। जनरली कास्ट सिस्टम से मैं बहुत सारी सोशल कैटेगरीज को रैंक में डिवाइड कर सकता हूं। मतलब कास्ट से आप लोगों को ऊपर और नीचे बांट सकते हैं। इसी में ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर रखते थे और शूद्रों को सबसे बॉटम में रखा जाता था। तो कास्ट सिस्टम से जनरली इन्होंने सोसाइटी को बहुत सी सोशल कैटेगरीज में बांटा, और इन सोशल कैटेगरीज को ना तो केवल बांटा, इनको रैंक्स में अरेंज भी कर दिया, जिसमें रैंक नंबर 1 ब्राह्मणों की और लोअर मोस्ट रैंक आपने शूद्रों को दी। उसके बाद यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ना तो केवल आप लोगों ने सोसाइटी को सोशल कैटेगरीज में बांटा, मगर आपने लोगों के जो वर्ण है, जो लोगों के कास्ट है, उनके हिसाब से आपने उनके ऑक्यूपेशन भी डिसाइड कर दिए। सोचिए, इंडिया में उस समय आपके पास ये भी पावर नहीं थी कि आप क्या बनना चाहते हैं। मतलब अगर आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं तो आपका काम केवल पढ़ना और पढ़ाना होगा, क्या वेदों को। अगर आप क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं अदर देन दिस कि आपको वॉर में पार्टिसिपेट करना है, आपको सोल्जर बनना है, या आप किंग बन सकते हैं। अगर आप वैश्य परिवार में पैदा हुए हैं तो आपको बस बिजनेस करना है, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, ट्रेड, पैसे कमाने और टैक्स पे करना है। और दोस्तों, अगर आप शूद्र परिवार में पैदा हुए हैं तो आपके पास बस एक ही ऑक्यूपेशन है, और वो क्या? ऊपर के 3 वर्णों के घर में सर्वेंट की तरह काम करना। भाई, आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राजा कौन बन सकते थे? क्षत्रिय। टैक्स कौन पे करता था? वैश्य। यहाँ पे सर्विस क्लास में कौन थे? शूद्र। और सोसाइटी में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे थे ब्राह्मण। बट फिर भी हमारा चैप्टर बोलता है कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं बनते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है ना। बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, या मेरे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर मैं ऐसे राजाओं के नाम आपको बता सकता हूं जिनको हिस्ट्री क्षत्रिय नहीं मानती है, बट येट दे प्रूव टू बी वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी फेमस किंग्स। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट करी। अगर आप ब्राह्मण्स के टेक्स्ट पढ़े, अगर आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़े, तो ब्राह्मण्स तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी मौर्यन डायनेस्टी को शूद्र बताते हैं। बट इफ आई रीड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो बुद्धिज्म मौर्यंस को क्षत्रिय बताता है। उसी तरीके से मौर्यन डायनेस्टी के बाद आते हैं 2 डायनेस्टीज, शुंगाज और कन्वाज। शुंगाज और कन्वाज ना तो क्षत्रिय थे, ना ही वैश्य, और ना ही शूद्र। इन दोनों डायनेस्टीज के सारे किंग ब्राह्मण थे। उसके बाद शाकाज आते हैं। शाकाज इन चारों कास्ट में से कोई भी नहीं थे। इनको तो आउटसाइडर्स कहा जाता है। ये तो हमारी कंट्री के बाहर से आए, और हमारी कंट्री के बाहर से आकर हम लोगों को रूल करने लग गए। ये कास्ट सिस्टम, ये वर्ण सिस्टम केवल इंडिया में ही तो था, इंडिया के बाहर थोड़ी ना था। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलता है कि जिसका जन्म इंडिया में हुआ है उसको तो हम लोग चलिए सोशल कैटेगरीज में बांट देंगे, और जो इंडिया के बाहर से आते थे ना, उन लोगों को ये मलीच बोलते थे। मलेच्छास, मलेच्छास का मतलब होता है बारबेरियंस, आउटसाइडर्स। तो शाकास तो इंडिया की कास्ट सिस्टम से भी बिलोंग नहीं करते, तो शाकास भी किंग बने। तो मेरे पास, जैसे कि मैंने बोला, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर नॉन क्षत्रिय राजा बने हैं, जैसे मौर्यास, शुंगास, कण्वास, शाकास। फिर हमारा चैप्टर हम लोगों को जाति सिस्टम की तरफ लेके चलता है। नो, व्हाट इज दिस जाति? तो ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति वर्णों की तरह ही बर्थ के ऊपर बेस्ड होती थी। जैसे वर्ण सिस्टम भी बर्थ पर बेस होता है ना, कि आपका जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आपका वर्ण ब्राह्मण हो गया। अगर आपका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है तो आपका वर्ण क्षत्रिय हो गया। तो जिस तरीके से जाति वर्ण बर्थ पर बेस्ड थे, उसी तरीके से जाति भी बर्थ के ऊपर ही बेस्ड थी। बट दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क यह है कि वर्णों की क्वांटिटी तो बस 4 है, केवल 4। सबसे टॉप मोस्ट वर्ण ब्राह्मण, सबसे लोअर मोस्ट वर्ण शूद्र। मगर जातियों का कोई नंबर नहीं है, जातियों के नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर चलो वर्ण में तो ऊपर नीचे समझ में आता है, तो क्या जातियों में भी रैंकिंग सिस्टम था क्या? हाँ, जातियों में भी ऊंच नीच था। जैसे वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, इनको निषाद कहा गया, इनकी जाति को निषाद कहा गया। वो लोग जो ज्वेलरी बनाते थे, इनको गोल्ड स्मिथ कहा गया।
और ब्राह्मणों की माने तो निषाद को ये अनटचेबल्स मानते थे और गोल्ड स्मिथ को ये हायर कास्ट का मानते थे। हाँ, ब्राह्मण से ऊपर तो कोई नहीं है, बट फिर भी क्योंकि गोल्ड स्मिथ अच्छा काम है, तो आप लोगों ने काम के हिसाब से जो जाति अच्छा काम करती है उसको सोसाइटी में अच्छा स्थान दे दिया, जो जाति बुरा काम कर रही है आपने उसको बुरा स्थान दे दिया। तो ये सब चीजें चलती थी। अब मैं उन सोसाइटीज की बात कर रहा हूं जहां पे वर्ण सिस्टम होता ही नहीं था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ज्यादातर वर्ण सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। हमारा चैप्टर बोलता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो ब्राह्मणों के फैलाए इस सोशल प्रैक्टिस, इस सोशल कैटेगरी से इन्फ्लुएंस नहीं थे। वो ब्राह्मणों की इन सोशल प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस नहीं थे, वो ब्राह्मणों के इन आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं थे। जैसे निषाद निषाद और इस निषाद कास्ट से एकलव्य बिलोंग करते थे। और हमको पता ही है कि एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था, द्रोणाचार्य ने इनको सिखाने से मना कर दिया था, बट फिर भी इन्होंने द्रोणाचार्य की तस्वीर सामने रखकर प्रैक्टिस करी थी। तो एकलव्य ये निषाद जाति से बिलोंग करते थे। एंड समटाइम्स दोज हु स्पोक ऑन नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस वर आल्सो लेबल्ड एज मलीछास। हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में मलीछास केवल उन लोगों को नहीं कहा जाता है, वैसे मेजॉरिटी 98% तो मलीछास उन लोगों को ही बोला जाता है जो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं। मैं तो 98 भी क्या बोलूं, मैं 100% ही बोलूंगा। बट इसका एक और डेफिनेशन है जिसमें आप लोग मलीछास को बता सकते थे। ब्राह्मण्स बोलते हैं हर वो इंसान मलीच है जो संस्कृत नहीं बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कंट्री के बाहर से आ रहे हैं तो आप संस्कृत कैसे बोलेंगे कंट्री के बाहर, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज तो इंडिया में केवल डोमिनेंट लैंग्वेज है। और इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं तो हर कोई संस्कृत थोड़ी ना बोल रहा था। तो साउथ इंडियंस, तो इनके लिए तो साउथ इंडियंस भी मलीच हो गए, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज का जो प्रोग्रेस है, जो प्रमोशन है, वो तो साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को नहीं मिलता। अब आगे बात करते हैं, सर ये वर्ण सिस्टम आखिरकार एमर्ज हुई कैसे? कैसे वर्ण सिस्टम एमर्ज हुआ, आइए उसकी बात करते हैं। बट उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण ने अपने आप को सबसे ऊपर माना, और ब्राह्मण्स ने कहा हमारी ही बॉडी से चार वर्ण निकले हैं, हमारे हेड से हम खुद निकले हैं, हमारे अपर बॉडी से क्षत्रिय निकले हैं, हमारी थाई वाले पोर्शन से वैश्य निकले हैं, और पैरों की उंगलियों से निकले हैं शूद्र। तो ये तो है एमरजेंस वर्ण सिस्टम का, जो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। बट अब मैं ब्राह्मण्स की बात कर लेता हूं। ब्राह्मण्स ने बोला कि वो लोग जो हमारे इस सोशल सिस्टम में नहीं आते हैं, सोशल सिस्टम मतलब ना उनको हमने जातियों में बांटा, ना हमने उनको वर्णों में बांटा, वो लोग जो हमारे सोशल सिस्टम में नहीं आते, हमारे लिए तो वो सारे अनटचेबल्स हैं। जैसे मनुस्मृति ने तो कुछ अनटचेबल्स के नाम भी लिखे हैं, जैसे चांडाल्स। चांडाल्स को ये अनटचेबल्स मानते थे। मनुस्मृति एक टेक्स्ट है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी है मैरिज की। मनुस्मृति ने तो चांडालों के लिए ये तक लिख दिया था कि इन लोगों को विलेज में रहने का कोई राइट नहीं है, तो इनको विलेज के बाहर ही रहना है। ये कभी भी नई चीजें नहीं पहन सकते हैं, तो इनको हमेशा डिस्कार्डेड चीजें ही पहननी पड़ेंगी। और ये डेड बॉडीज को डिस्पोज करेंगे, डेड बॉडीज उठाकर जलाने का काम चांडालों का होगा, भली वो डेड बॉडीज ह्यूमन की है या एनिमल्स की है। ये सोने या चांदी के ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते, तो इनको आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं। और जैसे कि मैंने बोला, कोई नया कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, तो डेड बॉडीज के ऊपर जो कपड़े होंगे वही कपड़े उतार के इनको पहनने हैं। सोचे कितना बुरा करते थे हम चांडालों के साथ। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। फिर हमारा चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो जाहिर सी बात है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो पाटर्नल स्टेट था, मतलब आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी थी, वो केवल बच्चों में डिवाइड होती थी। और स्पेशली जो सभी बच्चों में जो सबसे एल्डेस्ट होता था, उसको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलता था प्रॉपर्टी का। मनुस्मृति क्या बोलती है कि जैसे आपके ग्रैंडफादर के चार बेटे हैं, जिसमें आपके फादर बाकी सभी से बड़े हैं, तो आपके ग्रैंडफादर के बाद उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा चारों बेटों में होगा। बट क्योंकि आपके फादर सबसे बड़े हैं, तो आपके फादर को एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। मनुस्मृति ये भी बोलती है प्रॉपर्टी के लिए कि विमेन्स का कोई कोई भी राइट नहीं है फादर या ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में किसी भी रिसोर्स को क्लेम करने का। विमेन्स का राइट तो केवल उन गिफ्ट्स के ऊपर है जो गिफ्ट्स उनको उनकी शादी के टाइम पर दिए गए थे, जिसको यहाँ पर स्त्रीधन कहा गया है, विच इज कॉल्ड स्त्रीधन। उसके बाद
बहुत सारी चीजें और भी बात करता है, जैसे शूद्रास के बारे में ये लोग बताते हैं कि शूद्रास क्योंकि वर्ण सिस्टम में सबसे टॉप, सॉरी, सबसे बॉटम मोस्ट में आते हैं, तो उनका तो केवल एक ही ऑक्यूपेशन है और वो है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना। और फिर हमारा चैप्टर शेयरिंग वेल्थ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमारा चैप्टर जो है ये महाभारत और हिस्टोरियंस के बीच का जो रिलेशन है, कैसे हिस्टोरियंस ने महाभारत को परसीव किया, वो समझा रहा है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हिस्टोरियंस यहाँ पर टेक्स्ट को एग्जामिन करते हैं। जैसे कि हमको पता है, भले ही वो टेक्स्ट प्राकृत में लिखे हो, पाली में लिखे हो, तमिल में लिखे हो या संस्कृत में लिखे हो, हिस्टोरियंस का काम तो यही है ना, टेक्स्ट को पढ़ना। तो महाभारत किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? महाभारत दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है। और यूजुअली जो हिस्टोरियंस है, वो किसी भी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पर उस टेक्स्ट को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक टेक्स्ट होते हैं नरेटिव और दूसरे टेक्स्ट होते हैं डिटेक्टिव। नरेटिव टेक्स्ट क्या होते हैं? नरेटिव टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट को बोलते हैं, ऐसी बुक्स को बोलते हैं जो आपको एक स्टोरी नरेट कर रही हो, जो एक स्टोरी नरेट कर रही हो। दूसरी तरफ एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस टेक्स्ट में आपके पास सोशल नॉर्म्स हो, प्रिस्क्रिप्शंस हो। तो वो टेक्स्ट जो सोशल नॉर्म्स मतलब सोसाइटी के लॉस के बारे में बात करता हो, या सम अदर प्रिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग सोसाइटी, ऐसे टेक्स्ट को डिटेक्टिव कहते हैं। और वो टेक्स्ट जो एक स्टोरी को नरेट करता हो उसको नरेटिव कहते हैं। तो हिस्टोरियंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हिस्टोरियन जनरली टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पर टेक्स्ट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता है, नरेटिव एंड डिटेक्टिव। तो आइए महाभारत की स्टोरी की बात करते हैं। ओरिजिनल स्टोरी जो है महाभारत की, ओरिजिनल स्टोरी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस बता रहा हूं मैं आपको, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी तो कंपोज करी है चैरिटियर ने, एक चैरिटियर बार्ड ने, जिसको यहाँ पे सुतास कहा गया है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय आपस में लड़ते थे रथों पर बैठकर, बट रथ तो रथकार ही चलाएगा ना, क्षत्रिय तो लड़ रहे हैं। तो युद्ध देख कौन रहा है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस अपने सामने वॉर होती हुई तो ड्राइवर्स देख रहे हैं ना, तो इनको चैरिटियर्स कहा गया। तो ओरिजिनल स्टोरी जो है महाभारत की अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, वो प्रोबेबली चैरिटियर्स के द्वारा लिखी गई होगी, जिनको हमारा चैप्टर सुतास कहता है। फिर उसके बाद विद द emergence of some chiefdoms जैसे कुरुस, पांचाल, ब्राह्मण्स took over the story and began to commit it to writing। और जैसे जैसे बड़े बड़े किंगडम्स एमर्ज हुए जैसे कुरु और पांचाल, तब ब्राह्मणों ने ये स्टोरी अपने हाथों में ली और ब्राह्मण इस स्टोरी को लिखते चले गए। तो मतलब ओरिजिनली इस स्टोरी को लिखना चैरिटियर ने शुरू किया था, प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। और इसके बाद कहा जाता है कि 200 बीसी से 200 सी के बीच का फेज एक वो फेज है जब इंडिया में लॉर्ड विष्णु की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये वो फेज है जब भगवान विष्णु के अवतार थ्योरी इंडिया में आ रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार बताए गए थे, जिसमें से यहां पर लॉर्ड कृष्ण भी एक थे। तो लॉर्ड कृष्ण को भी लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार बताया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि 200 बीसी से 200 सी के बीच का टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, जहां पर हम लॉर्ड विष्णु की वर्शिप को देखते हैं इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया। उसके बाद हमारा चैप्टर लास्ट पॉइंट पर लेके चलता है कि महाभारत किसी मेजर एपिक की तरह ही बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स, इन सब के डिस्क्रिप्शन को बहुत विविडली नरेट करता है। 1951-52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट है, बीबी लाल, उन्होंने एक जगह को एक्सकवेट किया और ये जगह मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पास थी, जिस जगह का नाम बीबी लाल ने हस्तिनापुर रखा। और बीबी लाल ने बोला शायद ये वही जगह है जिस जगह के लिए महाभारत बात करता है, ये वही प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के लिए महाभारत में कुरु, मतलब महाभारत का कुरु किंगडम शायद यही से निकला होगा। और मतलब जो कुरु फैमिली का जो मेन गढ़ है शायद वो यही रहा होगा। और इसी हस्तिनापुर के लिए कुरु के दो कजन्स कौरवास एंड पांडवास शायद लड़े होंगे। तो महाभारत सर कैसा टेक्स्ट है? टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर मैं यही बोलूंगा कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। डायनेमिक टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि महाभारत एक साल में नहीं, हजारों सालों में लिखा गया है। और महाभारत, कभी भी अगर आप महाभारत पढ़ें तो आपको एक स्टोरी नहीं दिखेगी, वहां पर आपको कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवर द सेंचुरीज महाभारत को एडिट किया गया है।
और वही मैंने आपको बोला कि जो एपिक 1000 साल में लिखा गया हो उसको एक बुक में कंपाइल करना 1 साल की बात हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए V.S. सुक्थांकर जी 47 ईयर्स ले लेते हैं। 1966 में जाकर महाभारत का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन है वो आप लोगों को मिलता है। आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर यह बोलता है कि महाभारत एपिक में कितनी वर्सेज हैं। तो मैंने आपको बोला 1 लाख से ज्यादा। यहां पर हालांकि ऑप्शंस में 1 लाख नहीं है, तो यहां पर इसको 1 लाख कर दो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत किस ईयर में कंप्लीट किया गया था। ऑफ कोर्स 1966। मैंने बोला 47 ईयर्स, 1919 में शुरू किया। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कितनी टाइप की शादियां होती थी। देखो मैंने ऊपर लिखा नहीं है, बट मैंने ये बात बोली है कि मनुस्मृति बताती है 8 तरीके की शादियां होती हैं, जिसमें से हमने 4 पढ़ी है। एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंशा टर्म क्या होती है। वंशा, व्हाट इज वंशा। वंशा का मतलब वंश होता है। वंश को इंग्लिश में लिनेज कहते हैं। धर्म सूत्रास किस लैंग्वेज में कंपाइल किए गए थे। ऑफ कोर्स दे वर कंपाइल इन संस्कृत लैंग्वेज। अब मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मैरिज विद इन द यूनिट। अगर कोई शादी आप ही की कास्ट के अंदर हो जाती है तो ऐसी शादियों को क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स सही बोल रहे हैं आप, ऐसी शादियों को एंडोगेमी कहते हैं। उसके बाद अगर हम सातवाहनास की बात करते हैं तो सातवाहनास मेट्रोनिमिक्स के लिए जाने जाते थे। पर आपको पता है सातवाहनास का सक्सेशन कैसे होता था। कैसे होता था। क्या सातवाहनास का सक्सेशन मतलब राजा क्या मेल होता था या फीमेल होता था। तो एक्चुअली में सातवाहनास एक तरीके से आ, आप लोगों को घुमा रहे हैं। मतलब मैं ये बोलूंगा कि नाम तो राजाओं का मदर के नेम पर रखा हुआ है, बट राजा हमेशा मेल ही बनेगा। तो ऑफ कोर्स सातवाहनास का सक्सेशन पैट्रिलिनियन होता था, बट हाँ ये अपने नाम अपनी मदर के नाम पर रखते थे। तो वही क्वेश्चन मैंने 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। द टर्म विच इज यूज फॉर द नेम्स डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द मदर इज कॉल्ड व्हाट। अगर आपका नाम आपकी मदर के नेम से डिराइव किया गया हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेट्रोनिमिक्स। उसके बाद यहां पर आ रहा है कि संस्कृत इंस्क्रिप्शन में टर्म यूज हुआ है वानिक। ये वानिक टर्म किस चीज को डेजिग्नेट करता है। बेटा वानिक इज डेजिग्नेटिंग मर्चेंट्स। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये चैप्टर मैं करता हूं खत्म। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास है। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद द टाइम। इसमें 25 है, मेरे पास और 100 क्वेश्चंस है। हर चैप्टर के हम लोगों ने क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट समरी मैंने आप लोगों को नरेट कर दी, और बहुत सारी चीजें जो मैं इसमें नहीं लिख पाया वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने रख दी। तो ये वो बुक है जो टारगेट एजुकेशन आप लोगों को देता है। कैटेगोरिकली इस बुक्स को हम लोगों ने ओवर द ईयर्स बहुत एडिट किया है। एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, शायद इसलिए आप टारगेट एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड कीप द गुड वर्क ऑन। मे यू गेट योर ड्रीम कॉलेजेस। थैंक यू।